क्या दादा दादा करता रहता है? समझ है तुझे कुछ? ना तुझे कुछ पता है ना तेरे दादा को। दादा को पता होता ना तो आज करोड़ों की संपत्ति हाथ से यूं ना चली जाती। जितना कहा है उतना कर, शादी तो तेरी रिद्धि से ही होगी, समझा? पापा रिद्धि को देखा, किसी एंगल से वो मेरे साथ में अच्छी लगेगी? पापा वो मेरे टाइप की नहीं है, ना ही मैं उसके टाइप का हूं। पापा प्लीज ये शादी नहीं करनी मुझे। सुन विक्की, तू अभी छोटा है, तुझे नहीं पता दुनिया कैसे चलती है। टाइप पाइप कुछ नहीं होता असल जिंदगी में। रिद्धि के बाप के पास जमीन है, कनेक्शन है, पैसा है, और हमें उसकी जरूरत है। तू बस एक काम कर, हाँ बोल दे, बाकी सब मैं संभालूंगा। पापा आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं कोई सौदा हूं, कोई चीज हूं जिसे आप किसी के हाथ बेच दोगे। मेरी जिंदगी है पापा, मेरी भावना है। रिद्धि से मेरी कोई बनती ही नहीं, हम दोनों एक दूसरे को देखते भी नहीं है ढंग से। तभी दरवाजा खुला और सरला देवी अंदर आई। हाथ में चाय की ट्रे थी, लेकिन बेटे का चेहरा देखकर ट्रे साइड में रख दी। रोहित क्या हो रहा है यहाँ? विक्की की आंखें देख, लड़का परेशान है। जवान बेटे की शादी इस तरह जबरदस्ती नहीं कराते, वो भी उस लड़की से जिसे वो पसंद ही नहीं करता। ये कोई तरीका है क्या? अरे तू बीच में मत पड़ सरला, तुझे नहीं पता पूरा माजरा क्या है। हमारा जो प्रोजेक्ट अटका पड़ा है गुड़गांव में, वो जमीन रिद्धि के बाप की है। ये शादी हुई तो वो जमीन हमारी, और वो जमीन हमारी हुई तो ये बिजनेस 2 गुना हो जाएगा। करोड़ों का खेल है सरला, करोड़ों का। विक्की को बस एक हाँ बोलनी है। पैसा सब कुछ नहीं होता रोहित, बेटे की खुशी से बड़ा कोई बिजनेस नहीं होता मेरे लिए। खुशी से पेट नहीं भरता सरला, और यही लड़का जब आगे चलकर करोड़ों का मालिक होगा ना, तब खुद शुक्रिया करेगा बाप का। विक्की ने एक नजर मां की तरफ देखा, फिर नीचे। कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ, लेकिन पापा के सामने ये शब्द जैसे गले में ही अटक गए। मन में तूफान था और बाहर खामोशी। विक्की सीधा ऊपर दादा के कमरे में गया। दादा अपनी कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। दादा आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी है। ओ बेटा बात क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा हुआ है तेरा? दादा पापा मेरी शादी रिद्धि से करवाना चाहते हैं जबरदस्ती। मैंने मना किया तो सुन ही नहीं रहे। अब समझाओ ना उन्हें, आपकी बात मानते वो। दादा मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, मेरी जिंदगी है, मैं ऐसे नहीं जी सकता पूरी उम्र। दादा ने अखबार रखा, चश्मा उतारा और विक्की का हाथ थामा। चल मैं बात करता हूँ रोहित से। दोनों नीचे आए। रोहित सोफे पर बैठा फाइलें देख रहा था। रोहित सुन बेटा, विक्की खुश नहीं है इस रिश्ते से। जबरदस्ती की शादी कभी टिकती नहीं, लड़के की मर्जी भी जाननी चाहिए ना। पापा आप रहने दो, आपको नहीं पता इस बिजनेस की जरूरत क्या है अभी। मैं इस घर का बड़ा हूँ रोहित, थोड़ा तो लिहाज कर, मेरी बात सुन। रोहित ने फाइल बंद की और सीधे आंखों में देखा। पापा अपनी तो वो राजपुर वाली जमीन औने पौने दाम में बेच दी थी, जो आज 50 करोड़ की है। आप ही ने तो शर्मा जी के साथ वो डील तोड़ी थी जिससे हमें करोड़ों का नुकसान हुआ, और आपने ही उस वक्त कहा था बिजनेस मैं देखूंगा। तो पापा माफ करना, लेकिन बिजनेस के मामले में आपकी राय लेना अब मुझे जरूरी नहीं लगता। कमरे में सन्नाटा छा गया। दादा के चेहरे पर जो भाव आए वो शब्दों से परे थे। विक्की ने दादा की तरफ देखा, आंखें भर आई। दादा चुपचाप उठे और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चले गए। दादा के जाते ही सरला और विक्की की बहन नेहा दोनों रोहित के पास आ गए। पापा ये आपने अच्छा नहीं किया, दादाजी घर के बड़े हैं, उनकी बात की इज्जत होनी चाहिए, आपने उन्हें बीच में ही काट दिया। नेहा तू चुप कर, तुझे नहीं पता घर चलाना कितना मुश्किल होता है। बड़े हैं तो क्या, हर बात में सही थोड़ी ना होते हैं। रोहित मैं समझती हूँ बिजनेस जरूरी है, लेकिन घर में बड़े बुजुर्ग हो और उनकी बातों को यूं दर किनारे करे तो घर टूटता है। विक्की देख रहा था वो सब, बच्चे सीखते हैं ना बड़ों से। सल्ला मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। पापा ने जो गलतियां की वो मैंने देखी है, भुगती है। अब मैं वही गलतियां नहीं दोहराऊंगा। विक्की की शादी रिद्धि से होगी, ये फाइनल है बस। और रोहित ने फाइल उठाई और कमरे में चला गया। उसके चेहरे पर वो घमंड था जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। उधर दादा के कमरे में विक्की धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आया। दादा खिड़की के पास खड़े बाहर देख रहे थे। ओ बेटा बैठ। दादा आपने आज जो सहा वो सब मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ कर दो। नहीं बेटा, तेरी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है, मैं तेरे काम नहीं आ पाया। जिस घर को मैंने खड़ा किया उसी घर में आज मेरी बात की कोई कीमत नहीं रही। ये बात चुभती है बेटा, बहुत चुभती है। विक्की से रहा नहीं गया।
वो आगे बढ़ा और दादा को कसकर गले लगा लिया। दादा की आंखें भर आई, हाथ पोते की पीठ थपथपाते रहे। तो परेशान मत हो मेरे लिए, दादा भी गया नहीं है, बस थोड़ा वक्त दे। शादी के बाद रिद्धि जब इस घर में आई तो पहले कुछ दिन सब समझने में लगे। घर बड़ा था, लोग कम, लेकिन जो बात सबसे पहले उसकी आंखों में चुभी थी वो थी दादाजी की खामोशी। खाने के टेबल पर दादाजी बैठते थे लेकिन बातें नहीं होती थी उनसे। रोहित जी जब बोलते सब सुनते, जब दादाजी कुछ कहते तो बात आगे ही नहीं बढ़ती। रिद्धि ये सब देख रही थी चुपचाप। एक दिन रिद्धि अपने पापा का बिजनेस देख रही थी। कुछ फाइलें थी जो उसे समझ नहीं थी। उससे सोचा ससुर जी से राय लेती हूँ, तजुर्बेकार है। पापा जी, ये जो नई दिल्ली वाली प्रॉपर्टी है ना, पापा इसे अभी बेचना चाहते हैं, आप क्या सोचते हो इस बारे में? अरे बेचो मत, अभी मार्केट नीचे है, 6 महीना रुक जाओ, दाम अपने आप बढ़ेंगे। और हाँ, उस करोल बाग वाले डीलर से बात कर लो, वो सही कीमत देगा। रिद्धि ने सुना, हाँ में सिर हिलाया। लेकिन जब उसने खुद नंबर देखे, मार्केट ट्रेंड देखा तो उसे लगा कि ये सलाह उल्टी पड़ सकती है। मार्केट अभी स्टेबल था और आने वाले महीनों में रेट गिरने के आसार थे। रात को जब विकी कमरे में आया तो रिद्धि फाइल बंद करके बैठी थी। विकी, पापा जी ने आज प्रॉपर्टी के बारे में जो राय दी ना, मुझे नहीं लगता वो सही है। मैंने मार्केट देखा है, रिपोर्ट देखी है, अभी बेचना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। 6 महीने बाद तो रेट और गिर सकते हैं। तुम सही कह रही हो रिद्धि, लेकिन पापा को ये बात मत बोलना। क्यों? अगर बात गलत है तो बतानी तो चाहिए ना। क्योंकि पापा को लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार वही है, कोई उनसे ज्यादा नहीं जानता। बिजनेस हो, घर हो, रिश्ते हो, हर जगह उनकी चलती है, और जो उनसे अलग सोचे वो गलत है, बस। रिद्धि चुप हो गई। खिड़की से बाहर देखा, दादाजी नीचे बगीचे में अकेले बैठे थे, अंधेरे में। रिद्धि के मन में कुछ हलचल हुई। विकी, दादाजी को इस घर में अकेला छोड़ दिया है सबने, ये ठीक नहीं है। विकी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें झुका ली। रिद्धि ने मन में ठान लिया था कि इस घर में दादाजी को वो जगह मिलेगी जो उनकी असल हकदारी है। अगले दिन सुबह जब खाने की मेज लगी तो रिद्धि ने चुपचाप दादाजी की कुर्सी बदल दी। जो कुर्सी हमेशा कोने में होती थी वो अब टेबल की सिरे पर थी, जहां घर का मुखिया बैठता है। दादाजी आए तो पहले रुके, फिर रिद्धि की तरफ देखा। बेटा, ये मेरी कुर्सी नहीं है, मेरी तो वो कोने वाली है। नहीं दादाजी, वो कुर्सी आपकी ही है। आपने इस घर को बनाया है तो इस घर के सिरे पर आप ही बैठेंगे, बस कोई बात नहीं। रोहित जब नीचे आया तो अपनी जगह दादाजी को देखकर एक पल के लिए रुका। कुछ बोला नहीं, लेकिन चेहरे पर नाराजगी साफ थी। चुपचाप बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। दादाजी, आज मैंने आपकी पसंद का बाजरे की खिचड़ी और गुड़ वाली चाय बनवाई है। सल्ला माँ ने बताया था आपको बहुत पसंद है। दादाजी की आंखें चमक उठी। अरे बेटा, कितने सालों बाद किसी ने पूछा मुझसे मेरी पसंद। भगवान खुश रखे तुझे। खाने के बाद रिद्धि दादाजी के पास बैठी और बोली, दादाजी, वो जो पुरानी दुकान है ना सरोजिनी नगर में, उसका किराया बढ़ाना चाहिए या नहीं? आपका क्या मानना है? आपको तो इस इलाके की पूरी समझ है। दादाजी खुश होकर बताने लगे। रोहित ये सब देख रहा था और अंदर ही अंदर जल रहा था। शाम को रोहित ने विक्की को बुलाया। ये तेरी पत्नी का नया शौक क्या है, हैं? घर में मेरी चलती है उसकी। पापा को आगे बिठाना, उनसे सलाह लेना। पापा बिजनेस में क्या जानते हैं ये मैं देख चुका हूँ। ये नाटक बंद करो अपनी पत्नी का। पापा, वो बस उनकी इज्जत कर रही है, इसमें गलत क्या है? इज्जत और मेरे घर का हिसाब मुझे मत सिखा। घर में नेहा की शादी की बात चल निकली। रोहित ने अपनी तरफ से लड़का देख रखा था। नाम था समर कपूर। बड़े घर का लड़का, दिखने में ठीक ठाक और बाप का बड़ा कारोबार। लेकिन नेहा के मन में कोई और था, आदित्य, उसका क्लासमेट, जो अब एक अच्छी कंपनी में इंजीनियर था। घर छोटा था लेकिन लड़के में दम था, तमीज थी, नेहा को समझता था। नेहा ने रिद्धि को अकेले में सब बताया। भाभी, मैं आदित्य से प्यार करती हूँ, 4 साल से जानती हूँ उसे। वो मुझे सच में समझता है, लेकिन पापा सुनेंगे नहीं। उन्होंने समर को पसंद कर लिया है। भाभी, कुछ करो ना। नेहा, पहले मुझे दोनों के बारे में ठीक से बता, सिर्फ दिल की बात नहीं, दिमाग की भी। भाभी, आदित्य की अपनी कमाई है, अपने दम पर खड़ा है। शादी के बाद मुझे काम करने देगा। मेरी पढ़ाई में उसने हमेशा साथ दिया। और समर, भाभी, समर ने 3 लड़कियां पहले देखी है, हर बार दहेज में कुछ न कुछ मांग करके बात तोड़ी है। ये बात मुझे मेरी सहेली ने बताई जो उसी मोहल्ले में रहती है। रिद्धि चुप रही, फिर बोली, चल दादाजी के पास। दादाजी के कमरे में रिद्धि ने सारी बात रखी। दादाजी ने ध्यान से सुना, आंखें बंद की, फिर बोले, रिद्धि बेटा, मैं पुराने जमाने का हूँ, लेकिन एक बात जिंदगी ने सिखाई है,
जो लड़का किसी लड़की को 4 साल तक इज्जत से चाहे, उसके सपनों को समझे, उसे आगे बढ़ने दे, वो लड़का घर का हो या बाहर का, वो रिश्ता पक्का होता है। और जो लड़का पहले दहेज देखे फिर लड़की, उस रिश्ते में लड़की हमेशा दूसरे नंबर पर रहेगी। घर बड़ा हो तो क्या, अगर सोच छोटी है तो बेटी का जीवन छोटा हो जाता है। रिद्धि की आंखें भर आई। उस शाम रिद्धि ने पूरे घर को एक साथ बिठाया, सरला जी, विक्की, नेहा और रोहित। पापा जी एक बात कहनी थी। नेहा की जिंदगी का सवाल है तो सही से सोचना जरूरी है। समर कपूर के बारे में मैंने थोड़ी जानकारी ली। 3 रिश्ते टूटे हैं उनके, हर बार दहेज की मांग बजा रही। ये बात मैं बिना सबूत नहीं कह रही हूँ, नेहा की सहेली उसी इलाके में रहती है। ये सब अफवाहें होती है। और आदित्य के बारे में सोचिए पापा जी, अपनी मेहनत से आईटी कंपनी में है, नेहा को हमेशा आगे बढ़ने में हौसला दिया। 4 साल की जान पहचान है, रिश्ता अनजान नहीं है। रोहित, बहुत सही कह रही है, बेटी की खुशी देखो ना। रोहित थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से हाँ में सिर हिलाया। कुछ महीने बाद जब पता चला कि समर ने एक और रिश्ते में 50 लाख दहेज मांगा था तो पूरे घर में सन्नाटा छा गया। नेहा रिद्धि के गले लग गई। भाभी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अरे मैंने कुछ नहीं किया नेहा। अरे वो तो दादाजी थे जिन्होंने सही देखा। उनकी समझ है जो किताबों में नहीं मिलती। दादाजी दूर कुर्सी पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। आंखें नम थी लेकिन चेहरे पर एक सुकून था जो बहुत दिनों बाद आया था। शाम का वक्त था, दादाजी बगीचे में अकेले बैठे थे। रिद्धि चाय लेकर आई और पास की कुर्सी खींचकर बैठ गई। दादाजी एक बात पूछूं? सीधी बात। पूछो बेटा। आप इस घर के सबसे बड़े हैं, तजुर्बा आपके पास है, समझ आपके पास है, तो आप चुप क्यों रहते हैं? अपनी बात रखते क्यों नहीं? दबदबा क्यों नहीं रखते अपना? दादाजी ने चाय का कप थामा और एक लंबी सांस ली। बेटा रोहित गलत नहीं है पूरी तरह। मैंने एक बड़ी गलती की थी जिसकी कीमत इस पूरे परिवार ने चुकाई। जयपुर में हमारी जड़ें थी, कारोबार था, पहचान थी। मैंने ही फैसला किया था जयपुर छोड़ने का। सब कह रहे थे दिल्ली जाओ दिल्ली जाओ, मैं बह गया उस बात में। जयपुर में जो जमीन थी वो मैंने कौड़ियों में बेच दी। वो कनेक्शन तोड़ दिए जो पुश्तों से बने थे। दिल्ली आए तो शुरू के 5 साल बहुत मुश्किल रहे। रोहित को वो तकलीफ झेलनी पड़ी जो उसे नहीं झेलनी चाहिए थी। इसलिए वो मानता है कि मेरे फैसले गलत होते हैं और शायद वो सही भी है। रिद्धि ने दादाजी की बात ध्यान से सुनी, फिर सीधे आंखों में देखा। दादाजी, आपने जयपुर की जमीन कितने में बेची थी? वो 20 लाख मिले थे उस वक्त। और उन 20 लाख से दिल्ली में क्या हुआ? रोहित ने यहाँ छोटी सी जगह ली, धीरे धीरे काम बढ़ाया। दादाजी, मैंने पापा जी की पुरानी फाइलें देखी हैं। दिल्ली आने के बाद पहले 10 साल में इस परिवार का कारोबार 3 गुना हो गया। जयपुर में जो मार्केट था वो लिमिटेड था, लोकल था। दिल्ली ने नेशनल पहचान दी। वो करोल बाग वाली प्रॉपर्टी जो आपने दिल्ली आकर पहले साल खरीदी थी वो आज 5 करोड़ की है। और जयपुर में जो जमीन 20 लाख में बेची थी वो आज भी मुश्किल से 80 लाख की होगी, क्योंकि वो इलाका उतना नहीं बढ़ा। दादाजी की आंखें फैल गई। दादाजी, जयपुर छोड़ना गलती नहीं था, वो आपकी दूरदर्शिता थी। आपने उस वक्त वो फैसला लिया जब किसी को दिल्ली की ये तरक्की दिखती भी नहीं थी। नुकसान तो बीच के वक्त में हर बड़े फैसले में होता है, लेकिन नतीजा आपका सही निकला। दादाजी कुछ देर चुप बैठे रहे, जैसे पुरानी यादें नए तराजू पर तूल रही हो। मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था बेटा। इसीलिए कह रही हूँ दादाजी, आप खुद को कमजोर मत समझिए। आपकी सोच इस घर की नींव है, और नींव को कोने में नहीं रखते, उस पर घर खड़ा करते हैं। दादाजी की रीढ़ सीधी हो गई, आंखों में वो चमक आई जो बरसों से कहीं छुप गई थी। श्वेता दी, आप अपनी सास को बोल दो कुछ दिन बाद आऊंगी। अब हमारी छोटी बहन की शादी हुई है, तुरंत तो मायके से नहीं आ जाएंगे। अनु, उनसे कहने का कोई फायदा नहीं। आते वक्त ही उन्होंने कह दिया था बहन की शादी करके तुरंत वापस आना है। नैना की 4 दिन पहले ही शादी हुई थी। घर के सारे मेहमान लगभग जा चुके थे, बस घर की बेटियां रह गई थी। तो आज श्वेता के भी जाने की तैयारी होने लगी, देविका किचन में पूरियां तलते हुए। हाँ श्वेता, तूने उनका कर्ज नहीं खाया है। अगर तेरा मन रुकने को है तो उनसे साफ साफ बोल दे। हाँ और क्या, नैना के पगफेरे हो जाएं और वो अपनी ससुराल चली जाए, उसके बाद आप भी अपने घर चली जाना। अनु, मुझे अच्छे से पता है वो नहीं मानेंगी। मेरी सास गुस्सा हो गई तो उन्हें मनाना बहुत मुश्किल होता है। तू देख,
मेरी रोनी का स्कूल तक छूट रहा है, लेकिन मजाल है कि आदेश या फिर मेरी सास मुझे धमकी दे और मुझे जबरदस्ती ससुराल बुलाए। ना ना ना। अनु तू सही कह रही है, बेटियां शादी के बाद अपनी माँ को तो भूल ही जाती हैं। मम्मी, बेटियां कभी माँ को नहीं भूलती, ससुराल वाले उन्हें टाइम ही नहीं देते कि वो अपनी माँ और मायके को याद करे। दीदी वैसे एक बात कहूंगी, बहुत गलत जगह फंस गई हो, बहुत ही बेकार ससुराल है आपके। अनु, बार बार कहकर कुछ बदलने वाला नहीं है, अब जैसे है इनके साथ ही जीवन गुजारना है। अनु, कितना भी कहो पर श्वेता नहीं रुकेगी, किचन में आकर इसकी पूड़ियां पैक कर दे। श्वेता की तो सवारी चल दी थी, लेकिन अनु वो अभी भी मायके में पड़ी। उसका बुलावा आना तो दूर की बात, 5 दिनों से उसके फोन पर ससुराल वालों की घंटी भी नहीं बजी थी। नैना पगफेरे के लिए मायके आई। आओ बेटा, ये कुमकुम वाली थाली में पैर रखकर घर के अंदर आओ। नैना घर के अंदर आती है। बेटा, तू तो घर बिल्कुल सूना कर गई, तेरे जाने के बाद घर में मन ही नहीं लग रहा था। आजा, देख मम्मी ने सब तेरी पसंद का ही बनाया है। दीदी 5 दिन ससुराल में रहकर, लेकिन सासू माँ ने एक बार भी नहीं पूछा कि बहू खाने में क्या पसंद है या कुछ बाहर से मंगा ले। क्या उन लोगों ने तेरी पहली रसोई की रस्म करा दी? हाँ, वो तो अगले दिन ही करा दी, तब से मैं ही खाना बना रही हूँ, पर अभी तो खाने का मेन्यू सास ही डिसाइड करती है। हे भगवान, कैसे कैसे ससुराल वाले पड़े हैं, जिसे बहू नहीं नौकरानी ले आए हो। जाते ही मेरी लाडो को करछी बेलन पकड़ा दिया। इसमें गलत क्या है दी, आप भी तो अपने घर पर खाना बनाती होंगी। देख, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है, अगर मेरा मन नहीं होता तो खाना मेरी सास ही बनाती है। वाह दीदी, आपका ससुराल तो बहुत अच्छा है। वैसे मुझे मेरी सास भी अच्छी लगी, बाकी चीजें तो इग्नोर करनी पड़ती है। क्या तेरी सास ने मायके आने से पहले मोटी रकम दे दी जो तू उनकी तारीफ कर रही है? दीदी मतलब सास मुझे पैसा क्यों देगी? मतलब उन लोगों ने तुझे यहाँ खाली हाथ भेज दिया, कोई पैसा नहीं दिया? नहीं, अमित ने मुझे पूछा था कि तुम्हें कितने पैसे दे दूं, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। मतलब तूने मना किया और उसने 1 भी रुपया नहीं दिया? तेरा पति तो एकदम बेकार है। ओ जजमेंट की रानी, सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाओ, खाना तैयार है। जी मम्मी, अभी आई। चलो पापा और नैना तू भी चल। अनु को खाना तो हजम हो जाता था, पर किसी का ससुराल अच्छा हो ये हजम नहीं होता था। शादी के बाद पगफेरे की भी रस्म हो गई और अनु अपने बेटे रोनी के साथ अपने घर रवाना हो गई। अनु के घर में घुसते ही दादी माँ, मुझे आपकी बहुत याद आई। लेकिन बेटा, तेरी माँ ने खबर तक नहीं ली। हम तो सोचे नैना की शादी हो गई, अब नैना के बच्चों का नामकरण करने के बाद ही ससुराल की याद आएगी। बहू, तू तो चली गई, 3 टाइम का खाना और 4 टाइम की चाय बनाते बनाते मेरी कमर टूटी जा रही है। मम्मी जी, आप पापा से क्यों काम करवा रही हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तू आ गई है तो अब तो मैं ही खाना बनाऊंगी। जितने दिन तू नहीं थी थोड़ी सी आराम कर ली। वैसे भी तेरे पापा के रिटायरमेंट के बाद कुछ काम तो करते नहीं, तो यही करा लिया। मतलब आप ठीक ठाक होने के बाद भी पापा जी से काम करवा रही हो? तुझे तो ये खबर भी नहीं होगी कि तेरे पति की नौकरी चली गई है। हर रोज इंटरव्यू दे देकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। लेकिन आदेश ने मुझे कुछ बताया नहीं, उन्हें नौकरी से क्यों निकाल दिया? आदेश रूम से बाहर आता है। तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से तुम नौकरी से क्यों निकाले जाओगे? तुम जो हर रोज मुझसे बड़ी बड़ी चीजों की डिमांड करती थी, इस वजह से मैंने पैसे की हेराफेरी की, तभी कंपनी ने मुझे बाहर निकाल दिया। अब तुम ये सब कहकर अपनी चोरी और फ्रॉड का इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। अगर मैंने डिमांड की तो तुम मना भी कर सकते थे, वरना तुम जानते हो मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे बहू, तुझे ये लगता है कि तू इतनी आसानी से मान जाती? तू जब से आई है चारों तरफ डर और खौफ का माहौल बना रहता है। तुमने हमारे घर वालों को इस तरह से धमका के रखा है, सांस भी सोच समझ कर लेनी पड़ती है, वरना क्या करते? एक मैं हूं जो अपने दोस्तों और अपने मायके में आप लोगों की तारीफ करती हूँ, और एक आप हैं जो मेरे घर में घुसते ही मेरा खून पीने लगे। जा, वैसे भी तुझसे मुंह लगाने का कोई फायदा नहीं है। पापा जी, अब आप खाना बना रहे हो तो एक बढ़िया सी कॉफी बनाकर मेरे रूम में दे देना। हाँ बहू, अभी बना देता हूँ। बात बात पर दूसरों के ससुराल वालों की कमी निकालने वाली अनु के ससुराल में ना तो इज्जत थी, ना ही पति का प्यार। बस उसकी झूठी धमकियों के ऊपर चल रहा था उसका परिवार। और फिर कुछ दिन बाद अनु ने घर में किटी पार्टी रखी। बहू, आदेश की नई जॉब लगेगी, अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है और तूने घर में किटी पार्टी रख ली। इतना पैसा कहाँ से आएगा? देख अनु, तू बहुत जिद्दी है, इसलिए मैं तुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करता, पर रोनी की स्कूल फीस और घर का राशन, इसके बाद तेरी किटी पार्टी के लिए मुझसे 1 पैसे की उम्मीद मत रखना। आदेश, मैंने कब कहा मैं तुम्हारी सैलरी से पैसे लूंगी? फिर तेरी पार्टी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? अनु सोफे पर बैठे अविनाश को हंसते हुए देखकर कहती है।
कल पापा जी की पेंशन आई है, उसमें से कुछ पैसा मैं ले लूंगी, मेरी ग्रैंड पार्टी हो जाएगी। बहू, मेरी पेंशन, उसे तो मैं अपनी और तेरी सास की दवाई के खर्चे चलाता हूँ। पैसे ले लेगी तो हम अपना गुजारा कहाँ से करेंगे? पापा जी, झूठ उतना ही बोला करो जितना हजम हो जाए। हर महीने 25,000 की दवाइयाँ नहीं खा लेते हो, और आपका अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, इसलिए कह रही हूँ 10,000 रुपए दे दो। अनु, ये बहुत गलत बात है। तुम्हारी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब तुम मम्मी पापा से भी पैसे लोगी? आदेश, पापा जी हमारे साथ रह रहे हैं, थोड़े बहुत पैसे मुझे दे देंगे तो क्या ही हो जाएगा। बहू, मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ? तुम कल मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेना, बस दवाई भर को उसमें पैसे छोड़ देना। पापा जी, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, सिर्फ 10,000 लेने की बात कर रही हूँ। ठीक है, तेरी जो मर्जी कर ले, हम लोग कर भी क्या सकते हैं। अगली दोपहर से ही अनु किटी पार्टी की तैयारी में शुरू हो गई। आदेश ने पूरे घर की साफ सफाई की और अनु ने हर जगह ताजे फूल लगाकर डेकोरेट किया, और किचन वो तो हमेशा ही शोभा और अवनीश ही संभाल रहे थे। मम्मी जी, मेरी किटी फ्रेंड्स आती ही होंगी, क्या नाश्ता तैयार हो गया? अब बूढ़े हाथ पैर धीरे धीरे बना पाएंगे, बस चॉकलेट शेक रह गया है, वो तेरे पापा जी बना रहे हैं। मम्मी जी, अरे हरे आम की चटनी बना देना, वो पकौड़ियों के साथ अच्छी लगेगी। बहू, अब मेरे वश का नहीं है, सुबह से लगी पड़ी हूँ। सासू माँ, कुछ दिन की बात है, 2-3 साल बाद मैं ही आपको बनाकर खिलाऊंगी, फिर कहाँ आपके हाथ पैर चलेंगे। अभी चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत बहू की हेल्प कर दो, वरना आप जानती हैं। हाँ हाँ बहू, तू जा, मैं चटनी बना दूंगा। ठीक है मम्मी जी, मैं तैयार होने जा रही हूँ। और हाँ मम्मी जी, आप भी बढ़िया सी साड़ी पहन लेना, वरना लोग मुझसे कहेंगे कि सास का ख्याल नहीं रखती है। अनु मिरर के सामने क्रीम पाउडर लगाकर महंगी साड़ी पहनकर तैयार हुई और आदेश से कही, देखो आदेश, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत ही वाहियात, जो मेरे बूढ़े माँ बाप को काम पर लगाकर खुद महारानी बनी घूम रही हो। तुम मुझसे जलते हो? तुमसे तो कुछ पूछना ही बेकार है। कुछ देर बाद उसकी 4-5 तीखी मिर्च जैसी सहेलियां घर आई। आओ आओ, यहाँ हॉल में बैठने की व्यवस्था की है। अनु, हॉल तो बहुत अच्छा सजाया है। अनु, मुझे लगता है तूने दाल की कचौड़ियां भी बनाई है, पूरे घर में खाने की खुशबू फैली हुई है। इतने में शोभा अच्छी साड़ी पहनकर हॉल में आती है। अक्की, ये किटी पार्टी के लिए खाना बनाने का काम मैं नहीं करती। नहीं तो क्या, तेरी सासू मॉम खाना बनाती है? बेटा, आजकल जमाना बहुत खराब है। अनु बीच में रोकते हुए। मम्मी जी बोलना चाह रही हैं, आजकल का जमाना बहुत खराब है, लेकिन मैं अपनी सास से कुछ नहीं कराती। मैंने नाश्ता बाहर से ऑर्डर किया था। आंटी जी, ये बाहर से नाश्ता मंगाती है, आप इससे कुछ कहती नहीं हो? नो अक्की, मेरी सासू माँ बेस्ट है, वो मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करती। एक हम लोग की सास है जो सास नहीं आने देती, किटी पार्टी से जाकर भी डिनर बनाना पड़ेगा। सही कहा रिया, मेरी सास भी ऐसी ही है। मतलब तुम सबका ससुराल एकदम बेकार है, मेरी सास और मेरे ससुर जी तो बेस्ट है। यू आर राइट अनु। वैसे आंटी जी थकी भी लग रही हैं, क्या इनकी तबीयत ठीक नहीं है? अक्की, आज सुबह मम्मी जी ने ज्यादा एक्सरसाइज कर ली थी। जब बहू एक्सरसाइज नहीं करेगी तो सास को ही करनी पड़ेगी। आंटी जी, मैं समझी नहीं। मम्मी जी, आप बहुत मजाक करती हो, आप आराम कर लीजिए, मैं इन सबको नाश्ता करा देती हूँ। निधि दही भल्ला खाते हुए, वाह यार, ये दही भल्ला बहुत ही डिलीशियस है, ये तो जरूर घर पर बनाया होगा। शोभा मुड़कर देखती है। अरे नहीं नहीं, मैं डेकोरेशन कर रही थी, घर पर बनाने वाला कौन था, मैंने तो सारा नाश्ता राज स्वीट्स से ही मंगवाया है। एक तो सारा काम करवाए, ऊपर से क्रेडिट भी ना दे, ऐसी सासें तो देखी होंगी, पर बहुएं कम होती हैं। शोभा चुपचाप उठकर वहां से चली गई। मौज मस्ती करके शाम को अनु की पार्टी ओवर हुई। अगली सुबह उसकी बहन श्वेता का फोन आया। हेलो अनु। हाय श्वेता दी, कैसी हो? आज सुबह सुबह कैसे फोन किया? देख, परसों मेरे देवर की एंगेजमेंट है, तो बस खास रिश्तेदारों को बुलाया है, तुझे भी आना है। हाँ दीदी, आपके घर पर कितने दिन से नहीं आई, जरूर आऊंगी। हाँ हाँ आना, लेकिन पहले अपनी सास से बात करा दे, उनसे भी बोल दो, वरना कहेंगे अपनी बहन से कह दिया और मुझे नहीं बोला। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी सास बहुत अच्छी है, वो इन चीजों का बुरा नहीं मानती। फिर भी अनु, एक बार बात करा दे। दीदी मैं मम्मी जी से खुद बोल दूंगी, आपने बुलाया है। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। बहन के घर से बुलावा आया और अनु का तांडव शुरू। अब अनु को एंगेजमेंट में सबसे सुंदर दिखने के लिए पैसे चाहिए, घर वालों के कान खाना शुरू। मम्मी जी, मैंने पार्टी के लेन से रुपए नहीं लिए, लेकिन एंगेजमेंट में जाऊंगी तो पुरानी साड़ी पहनकर तो नहीं चली जाऊंगी, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। बहू, तूने मेरे अकाउंट से जो पैसे लिए, क्या उनमें से कुछ पैसे बचे नहीं हैं जिससे तू अपने लिए साड़ी खरीद ले? पापा जी, उसमें से इतने पैसे नहीं बचे हैं कि मैं एक साड़ी ले पाऊं, मुझे 6-7 हजार रुपए चाहिए।
अनु, कल ही मैंने राशन और स्कूल का पेमेंट किया है, मैं तुझे 1 रुपए नहीं दे सकता, तुझे जो करना है कर ले। बहू, तेरे पास तो कितनी साड़ियां हैं, उनमें से कोई पहन ले। नहीं मम्मी जी, अब तो मुझे जो करना है मैं वही करूंगी। बहू, तुझे समझाने से कोई फायदा नहीं, मैं आदेश के लिए ब्रेकफास्ट बना दूं, उसे ऑफिस के लिए देर हो रही है। शोभा नाश्ता बनाने किचन में जाती है और अनु गुस्से में रूम में जाकर अपना और रोनी का छोटा सा बैग तैयार कर लेती है। आदेश के ऑफिस जाते ही शोभा से बचकर बिल्लू जेल से फरार। आदेश, जल्दी ऑफिस से घर आ जा, बहू न जाने कहाँ चली गई है। अच्छा है, बहुत परेशान करती है, थोड़े दिन मायके रहेगी तो घर में शांति बनी रहेगी। आदेश, मैंने उसके मायके को फोन करके देख लिया, वहां नहीं गई है। और बेटा, वो अकेली नहीं गई है, रोनी को भी साथ ले गई है। क्या? रोनी? मम्मी, मैं अभी आता हूँ। मायके से लेकर ससुराल तक और ससुराल से लेकर गली मोहल्ले तक हर जगह अनु की तलाश हो रही थी। बेटा, बहू को हर जगह देख लिया पर कहीं मिली नहीं। आदेश, तू पिछली बार का भूल गया जब तूने पैसे देने के लिए मना किया था और वो घर छोड़ गई थी। बेटा, वो धमकी नहीं देती, करके दिखा देती है। मम्मी, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन पैसों के लिए मना किया, वरना उसकी आदत से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। लेकिन बेटा, अब करना क्या है? कल उसकी बहन के यहाँ फंक्शन है, अगर फंक्शन में नहीं गई तो सबको पता लग जाएगा। क्या आपने उसकी मम्मी को बताया कि वो घर छोड़कर भाग गई है? अभी तक तो नहीं। मम्मी, ऐसा आप कब तक करेंगी? बहू के होते हुए खुद ही घर का सारा काम करती हो और उसकी हर डिमांड तुरंत पूरी करती हो, वो हर बार धमकी देती है। बेटा, वो हमारी बहू है, अगर वो घर से गई तो रोनी भी चला जाएगा, इसलिए हम लोग कुछ नहीं कहते। मम्मी, अब ये छुपाने वाली हरकत नहीं रही, वो 2 बार घर छोड़ चुकी है, उसकी माँ को ये बुलाकर सब बात क्लियर करो। बेटा, तू सही कह रहा है, पानी सर से ऊपर जा रहा है। फिर क्या, देविका ने अनु के फरार होने की बात सुनी तो धूप और दोपहरी में हफ्ते हुए उसके ससुराल आ पहुंची। हॉल में सब परेशान बैठे थे। बहन जी, हमारी बेटी कहाँ है? जरूर तुम लोगों ने उसे परेशान किया होगा, वरना घर छोड़कर नहीं जाती। सासू माँ, आपकी बेटी को कोई परेशान कैसे कर सकता है? वो तो दूसरों की लंका लगाए रहती है। मतलब ये कि मेरा पूरा मोहल्ला जानता है कि वो घर का कोई काम नहीं करती और उसे हम लोग पैसों के लिए मना नहीं कर सकते। हाँ देविका जी, कल साड़ी लाने के लिए आदेश पैसे नहीं दे पाया तो अंजाम देख लो, रोनी को साथ लेकर घर छोड़कर चली गई। हे भगवान, इस लड़की की हरकतें अभी भी बच्चों जैसी है। आप इस बारे में पहले से जानती हैं? हाँ बहन जी, जब मैं और इसके पापा से कुछ दिलाने के लिए मना करते थे तो मंदिर में जाकर बैठ जाती थी और तब तक नहीं आती थी जब तक इसकी जिद पूरी ना हो। अब बताओ कहाँ ढूंढे? पता नहीं इस धूप और गर्मी में मेरे पोते की क्या हालत हो रही होगी। अगर रोनी की बात ना होती तो इसे बिल्कुल ना ढूंढती। देविका जी, अब आप ही बताइए आपकी बेटी को कहाँ ढूंढा जाए? हम लोग तो सब जगह ढूंढ चुके हैं। भाई साहब, इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं है, वो जरूर किसी मंदिर या भंडारे की लाइन में लगी होगी। ठीक है, आप लोग यहीं हैं, मैं आसपास देख कर आता हूँ। दामाद जी, वो बहुत जिद्दी है, ऐसे नहीं आएगी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ठीक है। भाई फिर क्या, अनु के पतिदेव और उसकी माँ हर मंदिर, गुरुद्वारा और भंडारे में अनु की तलाश करने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, तब देविका को एक मंदिर के हॉल में अनु दिखती है। दामाद जी देखिए, वो अनु रोनी के साथ बैठी है। हाँ, ये तो हमारा रोनी है। आदेश और देविका अनु के पास जाते हैं। मम्मी देखो, नानी जी और पापा। आखिरकार ढूंढ ही लिया मुझे, लेकिन ये मम्मी क्यों आ रही है? अनु, तू यहाँ क्या कर रही है? तुरंत आदेश जी के साथ घर चल। मम्मी, मैं घर वापस जाने के लिए छोड़कर नहीं आई हूँ, मुझे नहीं जाना जहाँ ना पति का प्यार हो ना पैसा। अनु, तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मम्मी, सुबह से धूप और भूख से परेशान हो गया हूँ, प्लीज घर चलो। रोनी, तू डिसाइड कर ले, तुझे मम्मी के साथ रहना है या पापा के साथ? मम्मी, मुझे दोनों के साथ रहना है और आप प्लीज घर चलो। अनु, तेरे कान के नीचे थप्पड़ लगाऊं तभी अकल आएगी। चुपचाप घर चल, वरना यहीं पीट दूंगी। मम्मी, आप कह रही हो तो चलती हूँ, लेकिन मुझे आदेश मेरी शर्त माने तब। तुझे मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करनी है, मैं कल ही कर दूंगा, चुपचाप घर चल। मुझे प्रॉपर्टी नहीं, कुछ और चाहिए। पहले घर चलो, उसके बाद ही कोई बात करूंगा। अनु बेटे के साथ घर आती है और शोभा कलेजे के टुकड़े रोनी को गले लगाती है। देखिए देविका जी, मैंने आज तक नहीं कहा, पर अब मेरा शरीर काम नहीं करता जो 24 घंटा किचन में झाड़ू पोछा करती रहूं। उसे समझाओ कि अपने घर का काम खुद करे। बहन जी, आपने मुझे पहले बताया होता तो ये सब कब की सुधर गई होती। क्यों रे अनु, मैं तेरी ताई और दादी के साथ रहती थी,
पूरे घर का काम अकेली करती थी, किसी से मदद तक नहीं मांगती। तू अपनी सास से झाड़ू पोछा बर्तन करवाती है। मम्मी, मेरी सासू माँ अच्छी है और मैंने देखा बहुत बेकार ससुराल है आपका, इसी वजह से तो आप इस शहर में आकर रही। इस शहर में तेरे पापा की नौकरी की वजह से रही। सबके ससुराल बेकार है, एक तेरा ससुराल अच्छा है जिसे तू धमकियां दे देकर परेशान करती है। देविका जी, इसे समझा दो। सारे नहीं पर घर के थोड़े बहुत काम करो। हाँ, कान खोलकर सुन ले, अगर तूने बहन जी या भाई साहब से घर का काम करवाया या घर से भागी तो मायके का दरवाजा देखने को तरस जाएगी। मम्मी, मैं सब कुछ कर लूंगी, पर आदेश से बोलो ये मुझसे प्यार और इज्जत से पेश आए। मुझे ये सब समझाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सही से रहोगी तो मैं हर तरीके से तुम्हें खुश रखूंगा। ठीक है मम्मी जी, पापा जी, अब से मैं आपकी सेवा करूंगी। कल के लिए मुझे एक साड़ी दिला दो। चल, पहले मार्केट चलते हैं। सब खुश हो जाते हैं।